हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का अगला टॉपिक क्लास 9th का, जो कि है न्यूक्लियस। इसके पहले हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हम लोगों ने हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन पढ़ा है, एंडोसाइटोसिस पढ़ा है। इसके साथ साथ में सेल वॉल कंप्लीट कर लिया है। और क्या कंप्लीट किया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, सेल कैसे डिस्कवर हुआ, सेल थ्योरी क्या होती है, ठीक है, सेल थ्योरी को फाइनल शेप किसने दिया था, ये सारी चीजें आज हम लोगों ने कवर कर ली इसके पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस, जो कि होता है कंट्रोलर ऑफ द सेल। तो जानते हैं कुछ बातें न्यूक्लियस के बारे में। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी एक एक्टिविटी करवाती है। आज का टॉपिक है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी एक एक्टिविटी करवाती है। एक्टिविटी क्या करवाती है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन सेल, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल। आपको ह्यूमन सेल का ऑब्जर्वेशन करना है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना है। कैसे देखोगे, इसके लिए सबसे पहले आपको जो ह्यूमन चीक होती है, ह्यूमन चीक, ह्यूमन चीक का मतलब क्या होता है, ये जो अंदर वाला पार्ट होता है ना मुंह के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन चीक। आपको क्या करनी है कि एक आइसक्रीम की टूथपिक ले लेनी है और उससे इसको क्या करना है, इसको क्रश करना है, मतलब इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर नीचे रगड़ना है, ठीक है, रफ करना है, और इसके बाद उसको बाहर निकालना है, और जो निकले उसको स्लाइड में फैला लो, उसको स्टेन करो, फिर माइक्रोस्कोप के नीचे देखो। इतनी चीजें करनी, कैसे करनी है समझो। इधर ह्यूमन चीक से हमको क्या निकालना है, कुछ सेल्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आइसक्रीम स्टिक का यूज करके, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल्स ले लेनी है। इसके बाद कहां लेनी है, इसको स्लाइड के ऊपर लेनी है। तो आपके बायो लैब में स्लाइड होगी, स्लाइड के ऊपर ले लेना है चीक सेल्स को इस तरह से, और इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। इसके बाद इसको स्टेन करना है। स्टेन किससे करोगे, मिथिलीन ब्लू। मिथिलीन ब्लू यहां पे क्या है, स्टेन, जो कि इसको हल्का सा कलर करने के काम में आएगा, जिससे कि हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकें इसको माइक्रोस्कोप के नीचे, ठीक है। तो इसके बाद हमको इसमें क्या यूज करना है, मिथिलीन ब्लू, और मिथिलीन ब्लू से स्टेन करने के बाद इसको किससे ढक देना, कवर स्लिप से। तो ये क्या हो गई आपकी स्लाइड, ये क्या हो गई चीक सेल। इसको आपने ढका किससे है, कवर स्लिप, और इसको स्टेन किससे किया है, स्टेन आपने इसको किया है मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू। और फिर इसके बाद जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, यानी कि अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे ये किस तरह से दिखेगा, ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये चीक सेल्स हो गई, और इसके बीच में आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस। तो ऐसे राउंड राउंड सेल दिखते हैं, ठीक है, चीक सेल ऐसे राउंड राउंड सा दिखता है, ठीक है। और इसके बीच में ऐसे क्या दिखता है, राउंड ओवल सा थोड़ा सा, और इसके बीच में क्या दिखता है, न्यूक्लियस। ये वाला पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता ही है कि जो एनिमल सेल होती है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये वाला पार्ट क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो लाइटली स्टेन्ड पार्ट है ना, लाइटली स्टेन्ड पार्ट, लाइटली स्टेन्ड पार्ट, ये लाइटली स्टेन्ड पार्ट क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो हल्का स्टेन्ड पार्ट है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। जबकि ये जो यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या है, डेंसिली स्टेन्ड पार्ट, डेंसिली स्टेन्ड पार्ट, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है बच्चा, डेंसिली स्टेन्ड पार्ट है, ठीक है। तो ये आपकी एक्टिविटी हो गई एनसीईआरटी की। जब आप एनसीईआरटी देखोगे ना, तो एनसीईआरटी में ये वाली एक्टिविटी वहां पे लिखी हुई है। करना क्या है आपको, इसको नोट डाउन कर लो इसको, है ना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की चीजें कवर करते हैं। ये कंप्लीट हो गया ना, शाबाश। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस के बारे में और समझते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लियस की अगर बात करें, ये है क्या, एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड
बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन होती है? 2 मेम्ब्रेन होती है। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरह से इसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, ये ऐसा। और ये कितनी मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के चारों तरफ? डबल मेम्ब्रेन। तो ये 2 मेम्ब्रेन इस तरह से इसमें फॉर्म होती है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल बन गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। इसको बनाते चलो साथ साथ में और समझते चलो, और कोई चीज अगर इसमें ना समझ में आए तो मैं टेक्स्ट कर दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तो हम आपको उसको अगले लेक्चर में उसको हम आपको बता देंगे। तो ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल बन गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? इट कंटेन्स न्यूक्लियोपोर। तो अगला पॉइंट क्या है? इट कंटेन्स न्यूक्लियोपोर। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोपोर होता है। ये जो बीच बीच में गैप है ना, ये क्या है? न्यूक्लियोपोर है। तो इट कंटेन न्यूक्लियोपोर थ्रू विच exchange of material occurs between exchange of material किसके किसके बीच में होता है? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोपोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये न्यूक्लियस में क्या है? ये वाला पोर्शन न्यूक्लियोपोर, जिससे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है किसके किसके बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और साथ साथ में साइटोप्लाज्म के बीच में। कोई चीज अगर न्यूक्लियस के अंदर बनती है उसको साइटोप्लाज्म में आना है, या कोई चीज साइटोप्लाज्म के अंदर बनती है उसको न्यूक्लियस के पास जाना है, तो ये किसके थ्रू आएगा जाएगा? इस न्यूक्लियोपोर के थ्रू आएगा जाएगा, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट है, इट कंटेन न्यूक्लियोपोर थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया? दूसरा पॉइंट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अगली चीज पढ़ते हैं। न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस contain the genetic material in the form of क्रोमैटिन, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। अब आप कहोगे सर हमने डीएनए पढ़ा है। भैया सबर रखो, आगे डीएनए भी आएगा, समझ बात आई। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है किस फॉर्म में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। तो ये नोट कर लिए ना, इसको हम थोड़ा सा या चलो समझ में तो आ ही जाएगा ना, यहां पे इसको बता देते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है किस फॉर्म में है? क्रोमैटिन के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या होता है आगे इसको समझते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो क्रोमैटिन को हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। कंप्लीट हो गया ना? वेरी गुड। तो अब चलो क्रोमैटिन के बारे में सीखते हैं। क्रोमैटिन होता क्या है? अगर हम बात करें यहां पे क्रोमैटिन की, तो क्रोमैटिन है क्या? अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमैटिन क्या होता है? अनकंडेंस फॉर्म है क्रोमोसोम का, यानी कि जब क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होता है तब वो किस फॉर्म में रहता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में। जैसे आप लोगों जब कहीं घूमने जाना रहता है तो बढ़िया आराम से बाल वाल एकदम सेट कर लिए जेरोल लगा के, और जब घर में पड़े रहते तो वैसे ही पड़े रहते हो। इसी तरह जब सेल को डिवाइड होना रहता है तब क्रोमैटिन किसमें बदल जाता है? क्रोमोसोम में। लेकिन नॉन डिवाइडिंग सेल में, कैसे सेल में? नॉन डिवाइडिंग सेल में जो क्रोमोसोम होता है किस रूप में होता है? क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है। तो ये क्या है? क्रोमैटिन अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम है। अब सवाल आता है तो क्रोमोसोम क्या होता है, या क्रोमोसोम कब फॉर्म होता है? तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्रोमैटिन ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन condense to form क्रोमोसोम। ये जो क्रोमैटिन होता है ना बच्चा,
सेल डिवीजन के टाइम पे, यानी जब सेल को डिवाइड होना रहता है तो ये कंडेंस होता है, इकट्ठा होता है और क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। अब थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में जान लो, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा आपको यहां बता देते हैं, बाकी सेल साइकिल सेल डिवीजन में तो हम पढ़े ही पढ़ेंगे मियोसिस माइटोसिस में। क्रोमोसोम कैसे होता है, इस तरह से होता है, ठीक है ना। क्रोमोसोम कैसा होता है, इस तरह से होता है, और इसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड, इस पूरे को क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये है क्रोमैटिड। बीच में क्या है, सेंट्रोमियर, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है। कुछ जगह क्रोमोसोम ऐसे देखे होंगे, है ना, तो ये बीच में सेंट्रोमियर ही होता है, सेंट्रोमियर। लेकिन ये क्या होता है, ये दोनों होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड, ये होती हैं सिस्टर क्रोमैटिड। और ये किस समय होता है, ये समझो, जब सेल को डिवाइड होना रहता है तो सेल का जो डीएनए होता है वो दुगना हो जाता है। तो इसमें फर्क क्या है, इसमें डीएनए अगर 2C है तो इसमें डीएनए क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, यानी जो डीएनए होता है इसमें क्या होता है, दुगना हो जाता है। इस वजह से ये इस तरह से हो जाता है जिससे कि सेल डिवीजन हो सके। बात समझ में आई, तो ये हो गया क्रोमोसोम, क्लियर है ना। अब हम लोग अगली चीज पढ़ते हैं और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ध्यान देना, देखो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन क्या है, अनकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए है। जब डीएनए कंडेंस नहीं होता है ना, मतलब जब क्रोमोसोम कंडेंस नहीं होता, सॉरी, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन, नॉन डिवाइडिंग सेल में। और जब सेल को डिवाइड होना रहता है तो क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। तो क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन क्या है, अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। कोई समस्या नहीं है ना, इसको रफ करते हैं। अगली चीज अब हम लोग समझते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये जो क्रोमोसोम होता है, अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोम में क्या क्या होता है ना, ये भी जरूरी है क्योंकि अभी तक डीएनए आया ही नहीं। तो क्रोमोसोम देखते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, देखो क्रोमोसोम में होता है एक तो डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, तीसरा होता है हिस्टोन प्रोटीन, और चौथा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो यहां पे जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, 4 चीजें, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अब ये जो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले ये बता देते हैं, फिर आगे चीजें पढ़ते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, लिखते चलना क्योंकि इसके बाद रफ कर देंगे। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, इसको नोट डाउन कर लिए ना, शाबाश, इसका फुल फॉर्म। अब हम लोग थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। डीएनए क्या है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल which is responsible for transmission of character of information भी लिख सकते हैं, information from parent to offspring, यानी कि बच्चे में या फिर प्रोजनी में। तो ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। अगर इंसान का बच्चा इंसान दिखता है तो इंसान का बच्चा इंसान क्यों दिखता है, डीएनए की वजह से दिखता है। बात समझ में आ रही है ना, इंसान का बच्चा अगर बंदर बदरिया नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता, डीएनए की वजह से। तो यही वाला पॉइंट है, डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, जो कि कैरेक्टर को या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है पेरेंट से किस में ट्रांसफर करता है, प्रोजनी में ट्रांसफर करता है या ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करता है। क्लियर है ना, यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीएनए कैसा होता है, ऐसा होता है इंसान का डीएनए, ठीक है। डीएनए इंसान का ऐसा होता है, इसके बीच में कुछ बेसिस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए। इंसान में कैसा डीएनए होता है, हम लोगों में कैसा डीएनए होता है, हम लोगों में लीनियर डीएनए होता है,
कैसा डीएनए होता है? लीनियर डीएनए होता है। समझ बात आई? और ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे बना है इसको बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और ये वाला स्ट्रक्चर किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक। समझ बात आई? ये स्ट्रक्चर किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। समझ बात आ गई? इसको नोट डाउन कर लो, तो आगे की चीजें हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। चलो यहीं पे समझ लेते हैं। जैसे मान लो डीएनए है, तो डीएनए में यहां पे एक छोटा छोटा सेगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। क्लियर है ना? तो डीएनए कंटेन्स जीन। इसको रफ कर देते हैं, वॉटसन एंड क्रिक वाला, इसको नोट कर लिए होंगे आई थिंक सो। तो अगली चीज हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डीएनए में क्या होता है? डीएनए कंटेन जीन। डीएनए कंटेन जीन। ठीक है। अब जीन क्या होता है? जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन इज द, ध्यान से समझना ये वाली लाइन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, लेकिन जीन उसको एक्सप्रेस करता है। जैसे हाइट का डीएनए ट्रांसफर हुआ, या हाइट का मतलब इंफॉर्मेशन किसमें थी? डीएनए में थी कि इस ह्यूमन की हाइट होनी है, लेकिन हाइट कितनी बड़ी होनी है ये कौन डिसाइड करेगा? जीन डिसाइड करती है। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? जीन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, और जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जीन is responsible for the expression of character। ठीक है। तो जीन किससे रिस्पॉन्सिबल होती है? एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। इसका स्क्रीनशॉट लो, तो फिर हम लोग डीएनए के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। लिख गया? वेरी गुड, शाबाश। आगे पढ़ते हैं। ये जो डीएनए है, डीएनए के बारे में हम लोग थोड़ा सा अगला देखते हैं। डीएनए की लेंथ कितनी होती है? लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ ऑफ डीएनए बच्चा कितनी होती है? 2.2 मीटर। अब सोचो 2.2 मीटर डीएनए की लेंथ, यानी कि 3 दूना के करीब 7 फीट के आसपास। अब 7 फीट का डीएनए का धागा इतना बड़ा, सेल इतना छोटा कि हम उसको देख नहीं सकते, न्यूक्लियस उससे भी छोटा। तो ये फिट कैसे होता है इतना बड़ा डीएनए सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर? आपने मम्मी का गोला देखा होगा, वो वाला जिससे वो लोग स्वेटर बिनती है ना? तो जब मम्मी लोग स्वेटर बिनती है, देखते नहीं कि कितना बड़ा धागा को उसको ऐसे घुमा दिया जाता है, होता है ना? तो डीएनए भी ऐसे ही गोल गोल एक गोले के अंदर जो है घूम के रहता है। समझ पाते हैं? और कैसे रहता है इसको हम लोग समझते हैं, पैकिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकिंग कैसे होती है? लेंथ ऑफ डीएनए कितना होता है? 2.2 मीटर। ठीक, इसको नोट डाउन कर लो। तो फिर अब हम तुमको अगली चीज बताते हैं, डीएनए की कुछ प्रॉपर्टी। डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। डीएनए कैसा होता है? एसिडिक। और चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। ठीक है। डीएनए का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। और डीएनए पे चार्ज क्या होता है? निगेटिव। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? बेसिक। और इस पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है। डीएनए कैसा होता है? एसिडिक होता है। और डीएनए पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव। और हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है बेसिक। और हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है? हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है। तो इसके बाद अगले पॉइंट पे हम लोग चलते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन आपस में एक दूसरे के ऊपर रैप किस तरह से रहती है। यहां पे ये हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या होता है? अब ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये जो डीएनए होता है ना, ये चारों तरफ इस हिस्टोन प्रोटीन कैसे लिपटा रहता है। समझ बात आई? तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से पैकिंग हो जाती है। किसकी पैकिंग हो जाती है? डीएनए की पैकिंग हो जाती है। और किसके साथ हो जाती है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ हो जाती है। ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए ए से एसिडिक और एन से कैसा चार्ज होता है? निगेटिव।
डीएनए ए से कैसा होता है एसिडिक, एन से कैसा चार्ज होता है निगेटिव, हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है बेसिक, और प्रोटीन है तो चार्ज कैसा हो गया पॉजिटिव। तो ये बीच में ये जो है स्ट्रक्चर ये क्या है हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, और इसके चारों तरफ ये क्या है ये है डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ ऐसे थ्रेड में पैक रहता है, इसी के साथ कुछ आरएनए भी मिला होता है और कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिली रहती है, और ये ऐसे ही कर करके इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं क्रोमोसोम, यानी कि डीएनए के साथ साथ आरएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये सब मिलके ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है ना, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इसको रफ कर दें, ठीक है रफ कर देते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक चीज और प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक चीज और प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस के अंदर एक और सेल ऑर्गेनल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज अ राइबोसोम फैक्ट्री, राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम बनाता है, और राइबोसोम क्या बनाता है, राइबोसोम क्या बनाता है प्रोटीन। तो राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है, प्रोटीन की क्या है फैक्ट्री। और न्यूक्लियोलस क्या है, इट इज अ राइबोसोम फैक्ट्री। न्यूक्लियोलस देखो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, अलग से पाया जाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस किसकी फैक्ट्री है, राइबोसोम की, और राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है, इसको नोट कर लिए होंगे। अब अगले पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं और उसको थोड़ा सा समझते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। एनसीईआरटी पढ़ लेना, इसके बाद एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट समझते हैं, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहला फंक्शन होता है इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, ये सेल को डिवाइड करने में मदद करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, ठीक है। तो यहां पे जो फंक्शन है न्यूक्लियस का वो क्या है, इट हेल्प इन सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन में मदद करता है, क्लियर है ना। और जबकि और दूसरा फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, जो कुछ भी होता है, सब कुछ कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, क्लियर है ना, वेरी गुड। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, क्लियर है ना। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, क्लियर हो गई, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। अगर हमको न्यूक्लियस को सेल के अंदर देखना तो हम लोग कैसे देखेंगे, सबसे पहले ह्यूमन सेल निकाल लो, कहां से निकालोगे, चीक से निकाल लिया, चीक से निकालने के बाद उसको स्टेन करो, किससे स्टेन करोगे, मिथिलीन ब्लू से स्टेन करोगे। और जब हम लोग उसको मिथिलीन ब्लू से स्टेन करेंगे तो इसके बाद अगली चीज हम लोग उसमें क्या करते हैं, मिथिलीन ब्लू से स्टेन करने के बाद हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, और जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग देखेंगे तो हमको उसमें बीच में न्यूक्लियस दिखेगा जो कि डेंसली स्टेन्ड होगा, किनारे किनारे क्या दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा जो कि लाइटली स्टेन्ड होता है, और साथ साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, क्योंकि एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोपोर प्रेजेंट होता है, क्लियर है ना। और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, किस फॉर्म में, क्रोमैटिन के फॉर्म में। क्रोमैटिन क्या होता है, अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, और जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है, समझ बात है, जब क्रोमैटिन क्या होता है, जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमैटिन कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में। तो क्रोमैटिन क्या है, अनकंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है। क्रोमैटिन क्या है, अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमैटिन क्या है, अनकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। और जब क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। इसके बाद जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें होती हैं, क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग, डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए। डीएनए
लास्ट में ए लगा है, कैसा नेचर है, एसिडिक। और डीएनए, एन का मतलब निगेटिव, डीएनए कैसा होता है, निगेटिव होता है। डीएनए की लेंथ कैसी होती है, कितनी होती है, 2.2 मीटर होती है। जबकि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है उसका एसिडिक नेचर होता है कि बेसिक नेचर होता है। तो डीएनए एसिडिक है और हिस्टोन प्रोटीन क्या है, बेसिक है। हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्या रैप रहता है, डीएनए रैप रहता है। समझ बात आई। और इस तरह से वो किसके अंदर पैक रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। इतना बड़ा सा जो डीएनए है वो आसानी से आ जाता है। कोई समस्या तो नहीं, यहां तक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए की स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या है, जीन। डीएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर while gene is responsible for the expression of character। बात समझ में आई, इतनी बातें हो गई। अगली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे, और न्यूक्लियस डिस्कवर किसने किया था, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस किसकी फैक्ट्री है, न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, राइबोसोम इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। बात समझ में आई। अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बेसिस पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो अगला जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो क्या डिस्कस करना है, प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो क्या होता है, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट। ठीक है, इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोइड। जहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल होता है उस जगह को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यहां पे क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अभी हम तुमको समझाएंगे प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। हम लोग यूकैरियोट्स हैं, हम लोग ज्यादा डेवलप हैं, और प्रोकैरियोट्स थोड़ा कम डेवलप होते हैं। अभी हम तुमको डिफरेंस समझाएंगे, प्रोकैरियोट्स क्या होता है और यूकैरियोट्स क्या होता है। ठीक है, उसके बीच बताएंगे। थोड़ा सा जान लो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में। दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है, 5 किंगडम में। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा, तीसरा किंगडम है फंजाई, चौथा है प्लांटेई, पांचवा है एनिमलिया। ठीक है, तो यहां पे जो मोनरा है, मोनरा में क्या आते हैं, बैक्टीरिया। और ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाले। प्रोटिस्टा में कैसे आते हैं, जैसे यूग्लिना। और ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। फंजाई में कैसे आते हैं, फंजाई का एग्जांपल है जैसे मशरूम। और है ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई, यूनिसेलुलर फंगी या फंजाई। समझ बात आई। और जबकि मशरूम कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है। प्लांट कैसा होता है, प्लांट तो बहुत होते हैं, ये कैसा होता है, मल्टीसेलुलर। और एनिमल भी कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर। अब आपको समझना क्या है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक। बाकी सारे कैसे हैं, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमलिया, ये सब कैसे हैं, ये सब हैं यूकैरियोटिक। तो यहां पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में यहां पे जो एक किंगडम है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक। बाकी के 4 किंगडम, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई, एनिमलिया, ये सब कैसे, यूकैरियोटिक। लेकिन पूछेगा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स मोनरा। पूछेगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में कौन आते हैं, प्रोटिस्टा आते हैं। समझ बात आई। ये मोनरा यूनिसेलुलर होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक होता है, जबकि प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में यानी कि काफी डेवलप होता है। जितने भी यूकैरियोटिक है सब में न्यूक्लियस होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। इसका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का। ठीक है, तब तक के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं चीजों को और फिर आगे पढ़ते हैं और तब इसको डिसाइड करेंगे। ठीक है, क्या चीज कैसे होता है, चलो समझते हैं। इट डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस यानी इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है।
और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि इसके जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। इट्स जेनेटिक मटेरियल is not surrounded by any membrane, इसका जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता, जबकि इट्स जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय इसका जेनेटिक मटेरियल किससे सराउंडेड होता है? मेम्ब्रेन से। कौन सी मेम्ब्रेन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगला पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा समझो। ये समझ में पॉइंट आया कि नहीं? आ गया होगा। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट, और यहां पे हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? हिस्टोन प्रोटीन वही प्रोटीन है जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगला पॉइंट क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल, अभी सेल ऑर्गेनल नहीं पढ़े ना। सेल ऑर्गेनल क्या होता है? सेल ऑर्गेनल आर द कंपोनेंट ऑफ द सेल, जो कि सेल की मदद करता है जिंदा रहने में, ठीक है। सेल अकेली सारे काम नहीं कर सकता, तो सेल ऑर्गेनल होने चाहिए जिससे कि सेल सारे काम कर सके। तो यहां जिस सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती वो इसमें नहीं होता, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट। इसको हम लोग लिख सकते हैं MBCO। MBCO का मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल। यहां पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। लाइसोसोम के साथ साथ में इसके साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारी चीजें यहां पे प्रेजेंट होती है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट, यहां मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल का मतलब वन क्रोमोसोम बेसिकली। इट कंटेन्स वन क्रोमोसोम, जबकि इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम, इट कंटेन्स मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं, कोई समस्या तो नहीं यहां पे नहीं होनी चाहिए। एक लास्ट पॉइंट लिख देते हैं इसके साइज के बारे में, क्योंकि यहां पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लियर है ना। इसका साइज क्या होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। साइज क्या होता है? 1 to 10 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का क्या मतलब होता है? 10 to the power -6। इसको एक बार नेट से टैली कर लेना, हालांकि सही है। और जो इसका साइज होता है यूकैरियोटिक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना होता है? 5 to 100 माइक्रोमीटर। तो 5 to 100 माइक्रोमीटर। बात समझ में आई? तो ये कुछ पॉइंट हो गया। क्या क्या हो गया समझो। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड होता है किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इसके बाद इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। यहाँ मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे इट कंटेन्स वन क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम होता है। यहाँ पे मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। इसका साइज बहुत छोटा होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर, और इसका साइज काफी बड़ा होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर। कोई समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला पॉइंट बता देते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देते हैं, प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का सेल का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोग बैक्टीरिया का एग्जांपल पढ़ते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में तो इंसान है, प्लांट है, कई हैं। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के बारे में जानते हैं। बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग ये बन गई। बैक्टीरिया की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा
मेम्ब्रेन। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मेसोजोम। मेसोजोम। और ये इसका फंक्शन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। मेसोजोम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, लेकिन इसका फंक्शन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, ठीक है। तो ये इसमें प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है उस वो मेसोजोम बनाती है। मेसोजोम माइटोकॉन्ड्रिया सारे काम करता है, जैसे सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है, रिस्पायरेशन में मदद करता है, और कभी कभी मेसोजोम में कुछ ग्रीन पिगमेंट भी आ जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करना शुरू कर देता है। इसके बाद यहाँ पे इसका ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो कैसा होता है, सर्कुलर। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर प्रॉपर वे में लिखते हैं, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डीएनए। जबकि यूकैरियोटिक सेल में कैसा डीएनए होता है, लीनियर डीएनए होता है। समझ बात आई ना। इसके सरफेस पे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग सीलिया। सीलिया ये स्ट्रक्चर किसमें मदद करता है, मूवमेंट में, मूवमेंट में। इसके बाद इसमें एक स्ट्रक्चर और होता है ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला ये किसमें हेल्प करता है, अटैचमेंट टू रॉक। जैसे बैक्टीरिया कहीं जा रहा है, या बैक्टीरिया हमारे पेट में, या उसको हमारे पेट में हमसे अटैच होना है, तो वो किससे अटैच होगा, फ्लैजिला की मदद से, ठीक है। तो फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है, अटैचमेंट टू होस्ट या पत्थर वगैरह से कहीं अटैचमेंट हो गया तो उस चीज में कौन हेल्प करता है, फ्लैजिला। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, समझ में आ रहा है, दिख रहा है, शाबाश। इसको बोलते हैं पाइलस, ठीक है। और ये किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है मेटिंग में। मेटिंग यानी एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। इसको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इसका जो जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, ठीक है। और यहां पे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जो कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, ठीक है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं होती, लेकिन इसमें कैसी प्रोटीन होती हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और जहां पे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। जहां पे बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, उस जगह को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लैजिला यहां पे है, फ्लैजिला, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे छोटा स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एक स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिए, वो मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिए, वो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला इतना ही बनाना, ठीक है। इसमें एक और स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिए, वो किसमें मदद करता है, वो सॉरी ये स्ट्रक्चर है फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए ये मदद करता है, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ रॉक में। और जो स्ट्रक्चर होता है इतना बड़ा, ये होता है फ्लैजिला। ये क्या है, फ्लैजिला, ये किसमें मदद करता है, मूवमेंट में, मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ये समझो, एक बार रिवीजन करवा देते, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। इसका काम कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। इतनी बातें हो गई। इसके बाद ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड की डबल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसमें कौन सी प्रोटीन होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। कोई समस्या नहीं है इसमें, नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, ये मिलकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ऐसा जगह होती है जहां पे प्रोकैरियोटिक सेल का क्या रखा हुआ होता है, जेनेटिक मटेरियल रखा होता है।
इसके बाद इसमें एक बड़ा सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं फिम्ब्रे। फिम्ब्रे किस चीज में हेल्प करता है? अटैचमेंट टू होस्ट, होस्ट या रॉक, पत्थर से जुड़ने में मदद करता है। इसके बाद हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये क्या है? सीलिया। ठीक है, ये किस चीज में हेल्प करता है? ये मूवमेंट में वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फ्लैजिला है, ये भी मूवमेंट वगैरह में हेल्प करता है। इसके बाद पाइलस है, पाइलस का फंक्शन क्या होता है? मेटिंग में मदद करता है। ठीक है, या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल में मदद करता है। कोई समस्या नहीं है, इतनी बातें हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, थोड़ा सा कचपच हो गया है लेकिन समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इसको रफ करके प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं और उसको थोड़ा सा जानते हैं। यूकैरियोटिक सेल में हम लोग किसको पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल सेल के बारे में। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में हम लोग थोड़ा सा एनिमल सेल के बारे में पढ़ते हैं। एनिमल सेल, देखो एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस। तो इस तरह से यहाँ पे इसके सेंटर में डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद से क्या अटैच होता है? ऐसे एक सेल ऑर्गेनल जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, तो यहाँ न्यूक्लियस से अटैच होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से यहाँ पे ऐसे अटैच होता है ये स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला रफ क्यों है? क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच है। ठीक है, जो वाला दिख रहा है ये रफ है, और ये पीछे वाला क्या है? स्मूथ, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? राइबोसोम, राइबोसोम। और इसमें क्या होता है? इसमें ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके बाद इसमें साइड में वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद इसमें साइड में क्या होता है? वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वैक्यूल्स का काम होता है कोई वेस्ट मटेरियल वगैरह उसको स्टोर करना। इसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये क्या है? लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? सुसाइड बैग ऑफ द सेल होता है, सेल को क्लीन करने में मदद करता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे ये कुछ स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। तो ये क्या हो गया? गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइजोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। तो इस तरह से ये जो सारे हैं ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। वैक्यूल्स क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, गोल्जी बॉडी क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। वैक्यूल्स क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है। वैक्यूल्स के अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, क्रोमैटिन। और इसके बाद यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस किसकी फैक्ट्री है? राइबोसोम की, अभी चर्चा हुई है, राइबोसोम की फैक्ट्री है। ठीक है, तो इसको क्या करना है? इसको नोट डाउन कर लो। समझ बात आ रही? किताब में और किसी तरह से बना है, लेकिन ये बहुत सिंपल फॉर्म में हम आपको बना के बता दिए हैं। क्लियर है ना? और जो भी इसके फीचर्स बताएं वो आप लोग लिख लीजिएगा। और अगर सोचो ये प्लांट सेल होता तो इसके चारों तरफ एक सेल वॉल आ जाती और एक सेल ऑर्गेनल और आ जाता, यहाँ पे प्लास्टिड, और इसमें वैक्यूल्स बड़ा सा हो जाता और न्यूक्लियस किनारे चला जाता। क्लियर है? और गोल्जी, इतनी चीजें उसमें हो जाती हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं होनी चाहिए। एक सेल ऑर्गेनल और होता है प्लांट में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम किससे बना है? सेंट्रियोल से। और ये किसमें हेल्प करता है? सेल डिवीजन। अच्छा, ये सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल में ही पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल इज ओनली फाउंड इन एनिमल। ठीक है, यहां तक चीजें कंप्लीट हो गई ना? इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग अगले क्लास में किस चीज की बात करेंगे? साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे, वायरस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म का फंक्शन पढ़ेंगे, और एक नए सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और भी उसके साथ हम लोग कई सेल ऑर्गेनल को कवर कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।